अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज तो बेसिकली इरफान हाशमी और हमारा इकट्ठा प्रोग्राम है। लेकिन आजकल मैं अकेला ही कर रहा हूँ। किसी वक्त आएंगे हम उस इशू पे बाकायदा, जहाँ हमारा वही स्टाइल रहेगा और वही गुफ्तगू रहेगी। और आज खास तौर पर इरफान हाशमी को दावत इसलिए दी है, दो बड़े सीरियस इशू हैं जिस पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला तो मैं आज बाई चांस जब मैं ट्वीट, आदत है मेरी, मैं देखता रहता हूँ और बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, ऐसे ने इकबाल ने एक ट्वीट किया। उसके जवाब के बाद एक नासिर भट्ट के जवाब के बाद मुझे बड़ी तकलीफ और दिक्कत इस कॉन्टेक्स्ट में हुई कि जिस सियासी जमात के अंदर जिनपे क्रिमिनल के यानी और खास तौर पर वीडियो मास्टर के और जिनके बारे में बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और मैं लिख चुका हूं, मैं कई डाटा FIR की डिटेल उनके हवाले से मांग चुका हूं मैं, और मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे तक आ जाए। मैं फिर आपके सामने बैकग्राउंड पे ऐसे इकबाल का ट्वीट मैं पढ़ देता हूं साथ। कायद नवाज शरीफ ने मास्क पहना हुआ जबकि इसके इर्द गिर्द तमाम लोग नहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मास्क के बगैर हैं। किसी की कैमरे में तस्वीर से कायद की सेहत बहुत ज्यादा अहम है। उम्मीद है ये अशखास SOPs का ख्याल रखेंगे। अच्छा, और ये किया उन्होंने तो उस पे नासिर भट्ट साहब आए। नासिर भट्ट आपको पता है, वही वीडियो मास्टर जो सारी अरशद मलिक की सारी वीडियो रिकॉर्ड की, उन्होंने जवाब क्या दिया सिर्फ वो सुनिएगा। लंदन में अब कोरोना के लिए कोई SOPs मुकर्रर नहीं। ट्वीट करने का इतना शौक है तो इर्द गिर्द लोगों से पहले अपना नाम बताएं, आप कौन है। यासिर इकबाल एक सीनियर नाम, बड़ी खिदमत है उनकी सियासी जमात के लिए, इख्तलाफात अपनी जगह पर। और एक नासिर भट्ट जो पार्टी के लोअर लेवल तबके के हवाले से ये जवाब दे। अब चूंकि लंदन मैं तो नहीं बैठा हुआ, लंदन की पॉलिटिक्स को इरफान हाशमी ज्यादा बेहतर समझते हैं। चले हम चलते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं इस सवाल का जवाब। जी इरफान, क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो साहब, ये आपने तो खैर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन मेरे सामने रख दी है। लेट्स गो वन बाय वन। जो कुछ लंदन के अंदर हो रहा है, खैर SOPs का ख्याल तो रखना चाहिए, और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है वहाँ पर ये कंपल्सरी है। आप जब लंदन ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड बसेस में आप जब ट्रैवल करते हैं तो SOPs ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली, जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक और जो उनके इर्द लोग होते हैं, अच्छा, ये सिर्फ इनका मसला नहीं, बल्कि लंदन के अंदर अब लोग मास्क SOPs या वैसे अपनी एहतियात के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह एक तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोगों की जो वैक्सीनेशन वो हो चुकी है। इनके यहाँ पर वो वैसे मसाइल नहीं जैसे बाकी दुनिया के अंदर मसाइल हैं। लेकिन ये जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और आपने जो बताया, देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है, आपको ये याद रखना हो, हाई रिस्क है, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब ने उस तनाजुर में ये बात कही है। जब आप 70+ हों या एक ऐसे एज जो ब्रैकेट उसमें फॉल करते हो जहां पर आपकी सेहत को, आपकी जिंदगी को ज्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो हमें तो ये बताया गया है कि बहुत बीमार हैं, अभी बीमार हैं, कल बीमार हैं, बीमार रहेंगे। और मैंने वालिद को अपने कह दिया है कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, और उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती। तो अब पता नहीं कि कब उनकी सेहत खराब कब हुई थी और अब सही कब होनी है, ये तो खैर वो पार्टी के लोग हमें ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन ये कि SOPs की जहाँ तक ताल्लुक है तो सर नरमी हुई है। लेकिन ये जो आपने जो बात कही ना कि वो लोग जिनका कोई किरदार नहीं है और वो ऑब्वियसली पार्टी के अंदर, सर ये इस पे मुझे ना थोड़ा ताज्जुब भी है। कुछ महीने पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले हुआ ये कि बरतानिया में एक सहाफियों का वफ्द नवाज शरीफ साहब से मिला, और उस वफ्द ने अपने सवालात, यानी एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें सहाफियों को बुलाया गया हसन नवाज के दफ्तर के अंदर, और वहां पे मुलाकात होती है। और फिर एक सहाफी ने सवाल भी किया, और वो सवाल ये था कि अगर आप पाकिस्तान गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उस पे नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा बरहम भी हुए और गुस्सा भी किया कि ये क्या सवाल कर लिया आपने, हमारी जदोजहद नहीं आपको नजर आती, वगैरह वगैरह। फिर उसी सहाफी ने
इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और सवाल किया। उन्होंने कहा कि जिन शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं कि इनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने जो काम किया है, बल्कि वो निजी महफिलों में भी कहते हैं ये सहाफ़ी जो हैं कि जो काम इस शख्सियत ने नून लीग के लिए किया और जो बयानिया खड़ा किया, ये कोई भी नहीं कर सका। तो क्या ऐसे जो लोग हैं पार्टी के अंदर मियाँ साहब, आप उन्हें नवाजेंगे, आप उनको उनका असल मकाम दिलवाएंगे? ये अल्फाज थे, ठीक है। वो तहरीर भी मौजूद होगी इंटरनेट के ऊपर जहां पे इस सहाफ़ी ने लिखा, तो उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने कहा कि इससे ज्यादा मकाम आप क्या दिलवाएंगे? एक लेफ्ट पे बैठा है और एक राइट पे बैठा है। तो एक तरफ गुल साहब थे और दूसरी तरफ जो है वो भट्ट साहब थे। तो ये अल्फाज थे पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार के, जो 2017 से यहाँ पे मौजूद हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी को पता है कि वो बरतानिया में है और उनकी स्टेटमेंट भी जारी की गई। तो सर ये सिचुएशन है जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक सीनियर पार्टी का बंदा, और देखिए सर गेम बहुत आगे निकल गई है साहब। अब वो लोग जो देखिए, जब जिन पार्टीज के अंदर मरूसी सियासत होती है ना, वहां पर वही सबसे आगे होगा जिसने अपने आका को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। नून लीग का सारा बयानिया सर इसी बात पे खड़ा हुआ है कि जज अरशद मलिक की वीडियो, उनका पूरा बयानिया इसी बात पे खड़ा हुआ है कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, उनका पूरा बयानिया इस बात पे खड़ा हुआ है कि आज ठंडी हवाएं आ रही हैं जब 6-4 का फैसला आता है जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से। उनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं वो इस बात के ऊपर है कि जर्नैल बुरे हैं, सियासतदान अच्छे हैं, और वो अपने माजी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और ये कुछ हो रहा है। तो इन हालात के अंदर सर मरूसी जो किरदार हैं, जब वो सियासत में आ जाते हैं तो सर वहां पर ये नहीं देखा जाता कि ख्वाजा आसिफ की कितनी कोशिशें हैं पार्टी के लिए। ये नहीं देखा जाता कि एहसन इकबाल का कद काट क्या है पार्टी के अंदर। ये नहीं देखा जाता कि आपके ये जो ख्वाजा साद रफीक हैं कितनी देर जेल में रहे। ये नहीं देखा जाएगा कि राना सनाउल्लाह ने भी जेल काटी। ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरे चचा जान है और ये इनकी पार्टी पे इनका हक है, ये सदर हैं। ये नहीं देखा जाएगा। वहां देखा क्या जाएगा कि कुर्बानी किसने दी। और मैंने ये बात इसहाक डार को भी कही फोन के ऊपर, और मैंने उन्हें ये बात कही कि आपने मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हिसार बना दिया है कि वो उस हिसार से ना तो लोग अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। सर ये एक लीडर के लिए जो अपने आप को एक जमहूरी लीडर कहता है, ये जरूरी अजहर साहब इसलिए भी है कि जब उससे मेरिट पे सवाल नहीं किया जाएगा ना तो सर वो खत्म हो जाएगा, उसका बयानिया गिर जाएगा। यानी पर्चियों की शक्ल में बाहर निकले, पर्चियां हाथ में हो, सहाफी एक लुकमा दे और फिर वो शुरू हो जाए। तो सर ये मैं ये समझता हूँ कि आप सच्चे हैं झूठे हैं, आपके लिए इतनी करेज जरूर होनी चाहिए कि आप कौम को फेस कर सके और सवालात को फेस कर सके। तो कुर्बानियां सर ये, तो यही लोग आपको नजर आएंगे, लेफ्ट पे भी नजर आएंगे, राइट पे भी नजर आएंगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है एहसन इकबाल से कि जनाब आप कौन है। तो सर ये दिस इज न्यू नवाज शरीफ एंड दिस इज द न्यू कैबिनेट व्हिच ही इज लीडिंग इन लंदन। जी, आपने इरफान हाशमी से लंदन के हवाले से बहुत जबरदस्त गुफ्तगू सुन ली, उसके पॉलिटिकल डायनामिक्स भी देख ली और हालात और वाकयात भी सामने रख दी है। और सियासी जमात के हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून कोई पॉजिटिव इनकलाब लेके आएगी या वाकई सियासी जमात है, या जो इल्जामात लगते हैं उन पे वो सच हैं। अब आने वाला वक्त आप तक सब कुछ बता देगा। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। बहुत अहम इशू है इस वक्त। इमरान खान साहब, अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट ने कई ऐसे फैसले किए, एक अपनी जगह बात है कि ये जो कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के सर पे या एस्टेब्लिशमेंट इमरान जिस तरह चला रहा है, वो एक कह सकते हैं कि इनको सियासत हो, उस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए हालात और वाकयात बनाए जाए। मैं चूंकि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं नहीं अभी बात करना चाहता, इसमें मुनासिब वक्त पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ साथ जो दूसरा जो मुश्किलात हैं उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, इस इशू पे भी बात करेंगे कि ये ऐसा होता नहीं है। तारीख में हमने जनरल हमीद गुल के हवाले से मामला देखे, फिर और कई जनरल के मामला, जिस किसी ने हायर कमान को पीछे अगर ना माना तो क्या हुआ, और गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की बातें की तो उसे क्या नुकसान हुए। 3 इश्यूज है जिसमें गुफ्तगू बड़ी जरूरी है। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, और गवर्नमेंट बिल्कुल समझ रहे
ऐसी जगह पर खड़ी है, एक हल्का सा भी समझ लें आप, मामूली सा भी अगर सिरकी, तो ऐसी गिरेगी नीचे, संभल नहीं पाएगी, इसका फ़ायदा किसको होगा? वो पूछते हैं साथ। और पंजाब के अंदर भी बड़े पैमाने पर इस वक़्त कोशिश की जा रही है कि उस्मान बुज़दार को गिरा दिया जाए। पहले तो बचाने वाले यही लोग थे और गिराकर पंजाब का कंट्रोल किया जाए, ताकि आने वाले दौर में अगर इलेक्शन होते हैं, तो पंजाब उनके कंट्रोल में हो और वो काम कर सकें। अगले इलेक्शन की तैयारी है। साथ-साथ इमरान खान के लिए भी हालात पैदा खराब करने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी के अंदर कि इमरान खान की भी मिथ वहाँ से तोड़ी जाए और उनके खिलाफ भी तहरीक अदम-एतमाद लाई जाए। इरफान, आप तीनों इश्यूज़ के हवाले से आपकी टेक क्या है? साथ-साथ आप गुफ्तगू करना हो तो डीजीआईएसआई वाले इश्यू पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा साहब, ये जो बलूचिस्तान का मामला है ना, वहां पे अगर आप इस पोजीशन देखें, क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो तरीके अदम एतमाद लाई गई है, उसमें 14 अरकान ने सर दस्तखत किए हैं और ये 65 का ऐवान है। और दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ 24 अरकान की हमायत हासिल है। अच्छा चले, ये नंबर्स गेम तो चलती रहती हैं। हमने बलूचिस्तान की सियासत को हमेशा इस तरह देखा कि वहां पर आपको असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नजर आएगा, आपको बाजी के अंदर जरदारी साहब का भी असर नजर में आया। यहाँ पे वो बहुत एक्टिव रहे बलूचिस्तान की सियासत के अंदर। तो सर ये नंबर्स की गेम वहां पे चलती रहती है। लेकिन जो लास्ट मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर कुछ लोग नाराज हैं, उनसे भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर से सर मुलाकात हुई है ना, इस मुलाकात के बाद बाकायदा पैगाम ये दिया गया है कि भाईजान आप डटे रहें। और मेरी इतला के मुताबिक बिहाइंड द सीन बाकायदा राब्ते किए जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी अपना जो राब्ते हैं वो बाकायदा मौजूद हैं, जिसके बाद ये फैसला होगा कि ये क्या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में क्या रुख इख्तियार करती है और किस किस्म की वहां पे पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है हमें नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि पावरफुल हलके, पाकिस्तान के ताकतवर हलके और इमरान खान और बाकायदा जो लास्ट मुलाकात हुई, इसके बाद सर हालात ऐसा नहीं है कि तहरीक अदम-एतमाद आ जाए। अब ये तहरीक अदम-एतमाद की ये जो हवा है ना, ये ऑपोजिशन की जमातें हमेशा से करती रही हैं। और इसमें क्योंकि बलूचिस्तान की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर डिफरेंट है और ज्यादातर वोट जो है हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है एज कम्पेयर टू पंजाब। तहरीक एतमाद, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, चाहे साहब पंजाब में बुज़दार साहब का मामला हो, और चाहे वफाक के अंदर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से तहरीक एतमाद की बात हो, इन तीनों लेवल के ऊपर ऑपोजिशन ने सर ये कार्ड खेला है। और ऑपोजिशन ने हमेशा उन ताकतों के पास गए, उनसे मिल बैठकर बात करना चाहिए जिनसे ये मकासद पूरे हो सकते हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर तरीके अदम एतमाद आ जाए, ठीक है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी सर, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ताल्लुक है आपका, पंजाब के अंदर ये बातें पहले भी होती रही हैं कि जनाब आप तरीके अदम एतमाद लेकर आए बुज़दार साहब के हवाले से। अच्छा चलें, आप लेकर आते हैं तो इसको जरा समझ लें कि किस तरह ये कामयाब होगी। वो जमात यानी नून लीग की अपनी पार्टी के अंदर जब ये बात पहले भी कही गई थी, अदर साहब आपको याद होगा कि हम लाते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो फिर किसको वज़ीर आला बनाएंगे और ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे धड़े मौजूद हैं जो चाहते थे कि ये किसी तरह सीट जो है वो उनके नाम उनका निकले और वो किसी तरह वज़ीर आला पंजाब बन जाए। और दूसरी बात ये है कि ये मरियम साहिबा जो हैं वो अपनी पार्टी के हवाले से नहीं मानी। अगर ये तरीके अदम एतमाद लाई जानी थी तो सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आई थिंक इट इज टू लेट इन द डे कि अगर आप तरीके अदम एतमाद और बुज़दार साहब को हटाकर क्या करेंगे। पिछले अगला जो 1.5 साल है मुश्किल से, और इस 1.5 सालों के अंदर आपने किस किस्म की अगर आपने पंजाब असम्बली में काबिज ही होना है, मैं तो इसे कहूंगा कि लफ्ज काबिज इससे बेहतर नहीं है कि तरीके अदम एतमाद लाई जाए और काबिज हो जाए। तो सर क्या फायदा होगा? ना अपोजिशन को कोई फायदा होगा और ना ही पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, ना सर ये नुकसान होगा, बल्कि ये मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन जमातों के लिए। और ये भी साहब आप याद रखें कि ये सिर्फ नारों की हद तक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। ऑन द ग्राउंड रियलिटी
ना कोई फिगर्स मौजूद हैं, ना कोई नंबर्स गेम्स मौजूद हैं, आपको ना कोई आपको कोई सपोर्ट नजर आएगी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था ना कि जनाब आप सेंटर में तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, इस्तीफे दें। अच्छा, इनके दरमियान भी कंसेंसस नहीं होता। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि को कहा जाता है कि जनाब आप इस्तीफे दें, वो कहते हैं कि आप नंबर शो करवाएं, कितने नंबर हैं। हमने माजी में तो सर यही देखा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डंग डपाव वाला काम है। दिन किसी तरह गुजर जाएं और अब तो सर नारे लग रहे हैं और कैंपेन शुरू हो गई है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कि इलेक्शन की तैयारी की जाए। और अंदरले खाते तो सर बाकायदा भरपूर तैयारी इस वक्त हो रही है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने तो खैर सिंध के अंदरूनी सिंध के दौरे शुरू कर दिए और सब कुछ शुरू हो गया। और फिर सबसे पहला जो नारा लगाया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया था कि इलेक्शन की जालो तैयारी करो। तो सर तमाम जमातें तैयारी कर रही हैं और अब तहरीक एतमाद आई थिंक इज द मोस्ट इररिलेवेंट टॉपिक इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब सर तहरीक एतमाद वाली सियासत जो है ना वो बहुत देर हो गई है। और दूसरी बात ये है कि एक गलती जरूर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्हें बल्दियाती इलेक्शन जो है 2019 में करवा देने चाहिए थे। इसका नुकसान पार्टी में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। नून लीग बेहतर अंदाज में इलेक्शन लड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहा जाए कि नून लीग एक बेहतर जमात है। हमें ये समझना जरूर चाहिए कि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ज्यादा तजर्बा है लोकल सियासत के हवाले से, लोगों तक पहुंचने के हवाले से। और कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर ये एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आई थी, एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2019 में सर इलेक्शन करवाए होते तो इसका बकायदा एक रंग और एक बकायदा जो असरात थे, जो समरात थे, आपको अगले इलेक्शन में नजर आने थे। लेकिन अभी भी आई थिंक इट्स नॉट टू लेट इन द डे। एक ही इशू है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सामने और वो महंगाई का है। इस पे काबू पा ले तो शायद इनकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद, बलूचिस्तान हो, वफाक हो, पंजाब हो, उस पर इट्स टू लेट। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ बयानी की हद तक बातें जो है अच्छी लगती हैं। और आप देखेंगे 20 तारीख को जब ये लाई जाएगी, गालबन 20 तारीख ही है जब इसको पेश करना है और कुछ ऐसा जी 20 तारीख। हाँ, तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन अभी तक ही इज कॉन्फिडेंट और बार बार ये जो कह रहे हैं ना कि इज्जत इसी में है कि घर चले जाओ, तो सर ये सिर्फ और सिर्फ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली बात है। अगर कुछ होता तो मेरा ख्याल है कि अब तक इस्तीफा हमें बलूचिस्तान से नजर आ जाना था। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। बात आपने बड़े आसान और सादा लफ्जों में बता दी है। और लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, जो मैं समझ पाया हूं ना कि सब कुछ अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। और वो शायद ये है कि सियासत के जो गुर हैं माजरत के साथ वो मुनाफिकत के साथ या डिप्लोमेसी के साथ चलते हैं। आने वाला जो हफ्ता है अगर साहब आखिरी बात कर दूं, आपने वो एक सवाल आपका रह गया था, वो ये था कि इस एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान शायद कोई टेंशन हमें नजर आ रही है। सर देखें, कुछ चीजें थी जो फॉलो होनी थी, प्रोसीजर्स थे, उनको फॉलो किया जाना था। लेकिन एक बात जरूर है कि ये टेंशन अब खत्म हो चुकी है। समरीज रवाना कर दी गई हैं जहां पर मामलात हमें नजर आ रहे थे कि शायद कहीं पर कोई टेंशन पाई जाती है, ऐसा नहीं है। अब चीजें बहुत स्मूथ हो चुकी है। नंबर 1, इससे फायदा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत जबरदस्त किस्म का उठाया, बल्कि इसको क्रिएट करने में उनका बहुत जबरदस्त हाथ था। आपने पीपल्स पार्टी को बड़ा खामोशी के साथ देखा, बड़े नपे तुले अंदाज में वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। ये सब चीजें चल रही हैं। और इसका फायदा तो, ये टाइमिंग का फायदा तो आपने, अगर आई डोंट नो आपके सुनने वालों ने शायद नोट ये की वो बात कि नवाज शरीफ ने भी उठाया, वो किस तरह के वो खामोश रहे। जो तकरीर थी गुजरांवाला से लेकर आज तक जितनी भी तकरीरें हुई हैं, और मैं इंशाल्लाह कल एक हेट इंडेक्स आर्मी के खिलाफ जो नवाज शरीफ साहब ने ओवर द इयर्स पिछले 1.5-2 सालों के अंदर बनाया है, ये मैं सबके साथ शेयर भी करूंगा और आपको नजर आएगा कि ये हेट इंडेक्स है क्या, अदारों के खिलाफ वो कैसे बोलते हैं। तो सर उन्होंने भी इस्तेमाल किया 12 अक्टूबर, यानी आप जो अक्टूबर का महीना है और इसके ऊपर तो बात करनी चाहिए थी। आप ट्वीट उठाकर देख लें नवाज शरीफ साहब की, लास्ट ईयर जब 12 अक्टूबर थी तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि आज जमहूरियत पर शब खून मारा गया। लेकिन इस दफा भी 12 अक्टूबर आई, वो नहीं बोले क्योंकि DGISI और वो चाहते थे कि वो भी अपनी सीवी हालात के जरिए हालात का इस्तेमाल करें और आर्मी और ताकतवर हलकों के सामने रखें कि भाईजान गलती हो गई, माफ कर दें।
आगे बताएं करना क्या है। और आपको याद होगा इन्होंने एक अपना बयान भी दिया था अजहर सिद्दीकी साहब, वो बयान ये था कि अगर मफाहमत के जरिए हमारे मसले हल हो जाए तब भी हमें कबूल है, मफाहमत के जरिए हो जाए तब भी कबूल है, यानी मसले हमारे सही होने चाहिए। तो ये नून लीग का वतीरा है और टेंशन नहीं है, इसको न्यूट्रलाइज किया गया है। दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ एक पेज के ऊपर हैं और अब मेरा ख्याल है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज बना हुआ है वो महंगाई का है। मेरे नजदीक जो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और रहेगा। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी। पॉलिटिकल डायरी से इजाजत दीजिएगा, दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स दिए, कोशिश तो करते हैं कि जवाब दे सकें, लेकिन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।